बोर्ड परीक्षा का पेपर यानी बोर्ड का पेपर कैसे करें, 12th वाले याद रखना। देखिए आज का आपका पेपर है और आज ही ये वीडियो मुझे बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलते चलते इस वीडियो को देख लो क्योंकि इसमें से आपके काफ़ी सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक मॉडल पेपर को भी मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा और बोर्ड में किस तरह से आपको कॉपी लिखनी है पूरा सारा कुछ इसमें बताया है। ठीक है, 100 नंबर पक्के, यानी किस तरह से आपको पेपर करना है कि आपको 100 नंबर पक्के हो, यानी पेपर करने का सही तरीका। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो 15 मिनट आपको पेपर प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दी जाएंगी। ओके ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ये भी आपको पता है, सभी प्रश्नों के अंक भी उनके सामने दिए गए हैं। ओके, जैसे खंड क्या है, इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे आपको 5 गद्यांश के 5 पद्यांश के। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जैसे कि आपको पहला प्रश्न मिला कि अष्टयाम के रचयिता हैं, तो आपको ये है, आपको देखिए अब टिक मार्क से तो काम चलेगा नहीं, आपको लिखना कैसे है कॉपी में वो सारी चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि ठीक है पूरा। दूसरा 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है, भारत भारती की रचना विद्या क्या है, सदल मिश्र की रचना क्या है, और आगे देखिएगा इनके उत्तर आपको मैं एक साथ बता रहा हूं, आपको चिंता ना करो। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिग्रहित किया, तो इसका उत्तर कहां से, देखो इस तरह से आपका जो पेपर में जो कॉपी मिलेगी उसको याद रखिएगा। ऐसे कॉपी रहेगी तो उसमें इस तरह से 2 लाइन खींचनी है, इधर ब्लैक 2 लाइन खींच देना, इधर भी आप 2 लाइन खींच देना साइड में, इतनी ही जगह जितनी इधर छोड़िए इतनी इधर छोड़ देना। ठीक है, फिर उसके बीच में डालना उत्तर संख्या 1। फिर आपको लिखना है नीचे जहां पे देखिएगा उत्तर 1 का कै, या आप सीधे सीधे यहाँ पे उत्तर संख्या आपने डाल दी तो यहाँ पे 1 का कै लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे उत्तर संख्या तो यहाँ पे डाल दी तो इसका पहले का ही चल रहा है कै डालना केवल। ठीक है, या उत्तर 1 का कै लिख सकते हो, या 1 तो यहाँ पे लिख ही दिया तो यहाँ पे कै लिखना केवल। कै और कै में कौन सा उत्तर सही है आपका, तीसरा, नहीं नाभादास नहीं। ठीक है, आपका दूसरे वाले उत्तर में यानी कि इसको काट देना, केवल कै लिखना, कै और कै का कौन सा सही है, दूसरा सही है गोकुलनाथ। और फिर गै में क्या सही है, चौथा सही है आपका काव्य। और आपका ऐसे घे में आपका नासिकेतोपाख्यान और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इस तरह से आपके सही हैं। यानी कि ये देखिएगा आपको एक बार फिर से आपको बता दें, अष्टयाम के रचयिता कौन है आपके, गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वाक देखिएगा, सॉरी पहले वाले का अष्टयाम के रचयिता कौन है, नाभादास। ठीक है, आगे 84 वैष्णव की वार्ता इसके नाभादास हैं। और ये क्या है, भारत भारती क्या है, एक काव्य है। आगे देखिएगा सदल मिश्र की रचना क्या है, सदल मिश्र की नासी केतोपाख्यान, ये है सदल मिश्र की रचना। आगे आधुनिक युग को गद्यकाल किसने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आगे देखिएगा ऐसे ही अगला प्रश्न, भारतेंदु युग की रचना है कौन है, प्रेम माधुरी। रीतिकाल कवि हैं, रीतिकाल कवि कौन हैं आपके, द्विज देव। क्या, द्विज देव। आधुनिक युग की मीरा किसे माना जाता है, महादेवी वर्मा को। आगे देखिएगा कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसके लिए मिला था, चिदम्बरा के लिए। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली, कब मिली थी भाई आपको, द्विवेदी युग में। तो ये सारी चीजें हैं। तो उत्तर कैसे लिखना है, जैसे कि दूसरे का उत्तर है, दूसरे का वही उत्तर संख्या जैसे आपने पहला किया उसके बाद में 1 लाइन छोड़ देना, फिर आप बीच में डालना उत्तर संख्या 2, फिर ऐसे डार्क कर देना। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। और फिर यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे ये लिखा हुआ है, या आप सीधे सीधे इसको उत्तर 2 ना लिख के सीधे सीधे लिख देना कै में कौन सा, पहला सही था प्रेम माधुरी, ये लिख दिया। दूसरा खे में कौन सा, द्विज देव, ये सही था, ये लिख दिया। तीसरे में आपका गै में आपका पहला सही था महादेवी वर्मा, और दूसरे के खे में कौन सा सही था, चिदम्बरा, और तीसरे में द्विवेदी युग। इस तरह से आपको करने हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा ध्यान से। ये देखिए अब आते हैं तीसरे में, क्या है आपके, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको 5 प्रश्न दे रखे होंगे, उनमें से आपको 5 के 5 करने, यानी कि जिनमें से 2-2 नंबर के रहेंगे प्रश्न। जैसे देखिएगा ये दे रखा है, जैसे ऊपर गद्यांश दे रखा है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है।
रेखांकित अंश की व्याख्या। ये 2 क्वेश्चन तो हर किसी में मिलेंगे। फिर 3 क्वेश्चन आपके इसी पैराग्राफ को पढ़ोगे उसी पर आधारित रहेंगे। हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकती है, इसका आशय क्या है, लेखक ने हमारे कर्तव्य के प्रति क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, और निर्मूल का अर्थ क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना, इसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लेना। आपको ध्यान से पढ़ लोगे तो आपके उत्तर अपने आप निकल आएंगे। पहले प्रश्न मत पढ़ना, पहले इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना। पूरे पैराग्राफ को पढ़ लोगे, एक बार भी पढ़ लोगे ना पूरे को ध्यान से, तो आपके प्रश्न अपने आप बनने लगेंगे। ठीक है, चलिएगा। जैसे और एक चीज़ और बता दे रहे हैं हम, देखिए भूमि का निर्माण का ये भी मैं बताऊंगा किस तरह से आप छांट सकते हो कि कौन से चैप्टर से है और इसका राइटर कौन है। देखिए इसकी भी ट्रिक दे रखी है। जैसे कि ये आ गया, अशोक के फूल को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। तो इस तरह से इसके भी प्रश्न उत्तर देखिए ये दे रखे प्रश्न के प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस तरह से आएंगे। अब लिखना कैसे, उत्तर देखिए। उत्तर संख्या 3, सपोज दैट कि आपका यही आ गया, मान लीजिए कि अशोक के फूल वाला, तो आपको लिखना क्या है, ये लिख दो पहले तो अशोक को, और फिर लिख दो फूट उठता था, ये डैश करके ये लिख दिया हमने। हमको पता चलेगा कि हम ये पैराग्राफ कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें पहला उत्तर, ठीक है, उत्तर पहला, उत्तर संख्या पहला। तो इसमें क्या पूछा है, पहले उत्तर में पहले में क्या पूछा है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसका नाम क्या है, पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो पहले लेखक का नाम, तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, ये ब्लू पेन से लिखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको ब्लैक पेन से डार्क करके लिख देना ताकि नाम अलग ही दिखाई दे। तथा पाठ का नाम अशोक के फूल हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका दूसरा प्रश्न, उसकी व्याख्या कर दोगे। ठीक है, जो भी आपको ये दे रखा है, जो भी यहाँ पे आपको दे रखे होंगे, अंडरलाइन दे रखी होगी, उसी को आपको लिख देना है। थोड़ा सा उसी में 4-5 लाइनें बढ़ा देनी, जब कुछ भी याद ना रहे, लास्ट टाइम की बता रहा हूँ, जब आपको नहीं समझ में आए तो उसी जो अंडरलाइन है उसी में आपको क्या है डार्क करके लिख देना, जैसे कि उसी को लिख देना है ब्लू पेन से। ठीक है, बस जैसे कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, यानी कि यह पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड की सभी अर्थों की, सारी समस्त जातियों की, समस्त हर चीज की, इस तरह से अपने आप से बना देना है। ठीक है, राष्ट्र के सभी विचारों की, ठीक है, हमारे जितने भी हम विचार करते हैं, हम जो भी भावना रखते हैं, उन सभी को विचारधाराओं की जननी है। यही हमारी क्या करती है, उनको जन्म देती है। इस तरह से जननी का मतलब जन्म देती है। पृथ्वी यानी कि पूरा ये धरती माता हमारे सच्चे अर्थों में, यानी कि वास्तविक अर्थ में या वास्तविकता में समस्त, यानी कि सभी राष्ट्रीय विचारधाराओं को, यानी सभी राष्ट्र की विचारधाराओं को जन्म देती है। इस तरह से आपको मतलब उसी वर्णों को थोड़ा सा घुमा घुमा के लिख देना है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है। तो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ ना जुड़ी हो, अर्थात धरती माँ के साथ ना जुड़ी हो, धरती के साथ ना जुड़ी हो, वह निर्मूल है, यानी कि जिसका कोई भी मूल्य नहीं है। इस तरह से आप मतलब अपने शब्दों में लिख देना, कुछ नहीं तो उसी चीज को लिख देना। ठीक है, चलिएगा। ऐसे ही अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। इस पंक्ति का आशय क्या है, यानी कि अशोक को जो सम्मान कालिदास ने दिया, अर्थात कालिदास ने अपने इस जो चैप्टर उन्होंने लिखा था, इस गद्यांश में जो कालिदास ने अपने काव्य में जो अशोक को महानता दी है, या अशोक के फूलों को जो माना है, यानी कि जो उसको एक प्रकार से जो संबोधन मिला है, वो आज से पहले किसी ने अशोक के फूल को नहीं दिया, अर्थात वह अपूर्व था। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था, यानी कि अशोक को इतना सम्मान किसी ने अभी तक नहीं दिया जितना कालिदास ने अपने काव्यों में दिया है। इसका मतलब ये है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए, कोई अलग चीज नहीं है, वही चीज है। इस तरह से आप इनके उत्तर दे सकते हो। देखिए, अब ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक के किस तरह से याद करोगे, जहां पर धरती, पृथ्वी, भूमि, देवी, माता, पुत्र, इस तरीके के पद्यांश में, गद्यांश में आपको देखने को मिले, तो वो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, जैसे कि ये देखिएगा, इसमें आपको देखिए मिल रहा है भूमि मिल गई, ठीक है, धरती माता मिल गई, धरती राष्ट्रीयता, धरती वगैरह, तो इसको भूमि मिल रही है। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक कौन है,
आपका जिसमें राष्ट्रीयता की बात होने लगे, ठीक है, उसको बोलेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का ये है। 2 नंबर तो इसी के हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिएगा आगे, भाषा और आधुनिकता समाज की बात आने लगे तो उसका चैप्टर का नाम रहेगा भाषा और आधुनिकता, जी सुंदर रेड्डी। और जिसमें आपको अशोक के फूल या अशोक के बारे में, कालिदास के बारे में पता चलने लगे तो समझ जाना कि वो किसकी है, वो अशोक के फूल की है, ठीक है, अशोक के फूल की है। समझ में आई बात, नहीं आई? तो इस तरह से आगे देखिए, ये पद्यांश आ गया, पद्यांश का भी इसी तरीके से करोगे आपका, ठीक है। इसमें भी 5 प्रश्न दे रखे होंगे, ये चीज़ तो आपने याद कर ली होगी। अब तो इसमें कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता है नहीं। पद्यांश का आपको संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है। देखो इसमें संदर्भ लिखना है, संदर्भ का मतलब प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, हिंदी के फलाने चैप्टर से लिया गया है और फलाने इसके रचयिता या इसके लेखक कौन हैं, फला हैं, जो भी नाम हो वो लिख देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और इसी में काव्यत्री ने अपने जीवन की तुलना किससे व क्यों करती हैं, तो इसमें देखिए इसको पूछेंगे तो इसमें पढ़ोगे आप, पथ को ना मलिन करता आना, और आगे देखिएगा, पद चिन्ह ना दे जाता जाना, मेरे आंगन की जो जग में सुख की सिरहन हो अंत खिली, विसरत नव का कोई कोना, मेरे ना कभी अपना होना। परिचय परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ा कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक है। तो देखिए इसमें इसी तरीके से 1-2 बार पढ़ोगे तो इसमें आपका उत्तर अपने आप निकलते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होना चाहिए तो आप कर पाओगे, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, आगे आ जाते हैं ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। हम हमेशा साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय लिखाते हैं, यही गलती होती है, कभी भी जीवन परिचय नहीं लिखना होता। साहित्यिक परिचय अलग होता है। साहित्यिक परिचय का मतलब होता है कि कवि या लेखक ने साहित्य में क्या काम किया, साहित्य में उनकी क्या क्या विशेषताएं थीं, साहित्य में उन्होंने क्या योगदान दिया, यानी उन्होंने क्या क्या काम किए, वो चीज़ लिखनी होती है। और अधिकतम सीमा, कुछ सोचते हैं कि कम से कम 80 में होना चाहिए, नहीं, अधिकतम 80 वर्णों का होना चाहिए। 80 से ज़्यादा का मत लिखो, 80 से थोड़ा कम है तो भी चल जाएगा। इसमें ये नहीं लिख रहा कि कम से कम 80 का होना चाहिए, अधिकतम शब्द सीमा कितनी हो, 80 हो, 80 तक, 80 के लगभग आप करिएगा, ठीक है, गिनता कोई नहीं है। तो अब जैसे कि ये दिखा हुआ है, ठीक, फिर छठे में मिलेगा ध्रुव यात्रा और पंचलाइट। पंचलाइट की मैंने बता दी है। और आपको देखिएगा इनमें से आपको मैं बता दे रहा हूँ, साहित्यिक परिचय एक बार एक का करा दे रहा हूँ मैं आपको। और यहाँ पर रश्मि रथी, रश्मि रथी में मैंने बता दिया आपको कर्ण का चरिचित्रण, रश्मि रथी में आपको कर्ण का चरिचित्रण याद कर लेना, और एक आप उसका श्री कृष्ण का चरिचित्रण याद कर लेना, और सर्गों को 1-2 को पढ़ लेना, वरना एक सर्ग में तो कर्ण का चरिचित्रण ही आता है, ठीक है। चलिएगा, और आपका बस इतना ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, रश्मि रथी का कर लोगे तो आपका वही रहेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, ये चीज़ रहती है, देखो आगे, हाँ, ये यहाँ पे मैंने बोला था ना, होता क्या है कि जब आपको किसी का साहित्यिक परिचय लग रहा है कि ये छोटा है तो उसमें आप जीवन परिचय भी डाल सकते हो, तो उससे क्या होता है कि शब्द सीमा बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे साहित्यिक परिचय डालना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हेडिंग, और पहले जीवन परिचय लिख देना, उसके बाद में साहित्यिक परिचय। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 में बलिया जिले के दूवे का छपरा नामक ग्राम में हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि इन्होंने अपने पिता से ही शुरुआती दौर में ज्योतिष का ज्ञान अर्जित किया था। इन्होंने कई विश्वविद्यालयों में अध्यक्ष पद पर कार्य किया। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु सन 1900 इतने में हो गई। देखिए 3 बार तो ये नाम लिया है, इनका कितना बड़ा बड़ा नाम है, तो इससे काफ़ी थोड़ा सा शब्द सीमा बढ़ जाती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इस तरह से आपने लिख दिया शॉर्ट में, यानी कि आपने क्या करा, शॉर्ट में आपने थोड़ा थोड़ा जीवन परिचय डाल दिया। अब इसमें थोड़ा साहित्यिक परिचय डाल दो, यानी कि साहित्यिक परिचय आपने, देखिए यहाँ पे आप हेडिंग साहित्यिक परिचय ही डालिए, साहित्यिक परिचय
डॉक्टर हजारी प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डायरेक्ट पहले उनकी जीवनी लिख दी, फिर उसी में नई लाइन से लिख दोगे, यहीं से जीवनी के बाद में मृत्यु हो गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं संपादक थे। इन्होंने विश्व भारती, अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन भी किया। आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को डी.लिट और पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया। इनकी साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी। इनका स्वभाव और आचरण अत्यंत कोमल था। देखिए, किसी का भी आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हो, उसमें ये दो चीज, तीन कॉमन चीज डाल दो कि इनकी साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी, क्योंकि भैया साहित्यकार हैं तो वो साहित्य में रुचि होगी तभी तो साहित्यकार बने होंगे। इसलिए इनकी साहित्य में विशेष रुचि थी। इनका स्वभाव और आचरण अत्यंत कोमल था। ये यानी कि अपनी मतलब काव्य यानी साहित्य के विशेष धनी व्यक्ति थे। इस तरीके की उनकी विशेषताएं लिख दो, 4-5 है का, तो हर किसी में काम करती हैं ये विशेषताएं, ठीक है। और बार बार उनका नाम से संबोधन करोगे तो ये शब्द सीमा बढ़ जाएगी, तो थोड़ा बड़ा लगेगा, देखने में बड़ा लगेगा। तो यानी कि 80 वर्ड बोले हैं ना, तो 80 वर्ड कंप्लीट भी हो जाएंगे। इसलिए फिर नीचे लिखोगे इनकी रचनाएं, तो पूरा लिखना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृतियां यानी रचनाएं निम्नलिखित हैं। फिर नीचे डालोगे आप हेडिंग, निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कल्पलता और कुटज आदि, ठीक है। और इन्हीं को आप इसमें डाल दो, कहाँ पे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्यकार, निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं संपादक थे। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव ये ग्रंथावली संपादन किया। फिर साथ में लिख दोगे इन्होंने इसी में लिख दो, इन्होंने अशोक के फूल, कल्पता और कुटज बहुत ही सुप्रसिद्ध निबंध संग्रह भी लिखे। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। और भी इसी तरीके से आप लिख दीजिए। आलोचना साहित्य, सूरदास, कबीर साहित्य, सहचर, ये सब इन्होंने लिखे। उपन्यास यानी बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा या आदि, तो ये इस तरह से आप लिख दोगे तो 80 वर्ड हो जाएंगे। यानी जीवन परिचय को भी उसमें शॉर्ट में डाल देना। 8वां प्रश्न संस्कृत के, आगे संस्कृत की मैंने करा ही दिए हैं, 2-3 श्लोक करा दिए हैं, ठीक है। देखो ये श्लोक मैंने कल ही मतलब आज ही आपको मिला होगा, 4 बजे मैंने डाला था तो आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो ये देख लेना और 2-3 देख लेना। देखो 7 नंबर का श्लोक आएगा, 7 नंबर का ही एक ऊपर से आएगा ये वाला, तो ये भी देख लेना और ये भी देख लेना नीचे वाला, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। 9वां प्रश्न देखिए, 9वें प्रश्न को अब कि इसमें से एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना, उंगली उठाना, हाथ मलते रह जाना और चूहे का जाया बिल ही खोदता है। तो देखो इसके उत्तर देखो इस तरह से लिखने हैं आपको। जैसे उत्तर संख्या 9 आ गई, उत्तर संख्या 9 डाल दोगे, फिर नीचे देखो क्या है, क्या में क्या है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, नीचे लिख दोगे अर्थ क्या है, स्वार्थी होना या अलग रहना। तो वाक्य प्रयोग नीचे लिखोगे वाक्य प्रयोग। राहुल को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वह तो अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। हो गया, राहुल को किसी से कोई लेना देना नहीं है भैया, वो तो अलग ही रहता है, अपना स्वार्थी आदमी है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, अलग रहता है सबसे। इस तरह से आपका बन गया। उंगली उठाने का अर्थ क्या होता है, आलोचना करना, ठीक है। हाथ मलते रह जाना मतलब समय निकलने के बाद पछताना। चूहे का जाया बिल ही खोदता है, इसका मतलब क्या है, बच्चे में पैतृक गुण आ जाते हैं, यानी पिता वाले गुण आ ही जाते हैं। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके अर्थ। फिर आगे देखिएगा, आगे इसमें ये हो गया। 10वें प्रश्न को देखिए, 10वें का क्या है, इसमें क्या है, संधि विच्छेद करने हैं। महोदय का प्रत्युत्तरम लघुत्तरम, तो देखिए इसके संधि विच्छेद यहाँ पे कर रखे हैं हमने। उत्तर संख्या 10, 10वें का क्या डाल दिया, ठीक है। और क्या में क्या करना है हमको, महोदय, प्रत्युत्तरम और लघुत्तरम। तो महा प्लस उदय महोदय बन गया, प्रत्युत्तरम का मतलब प्रति प्लस उत्तरम, और लघुत्तरम का मतलब लघु प्लस उत्तरम। देखिए लघु जब बड़े ऊ की मात्रा लगी होती है वहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं, छोटा ऊ यहाँ पे कर देते हैं लघुत्तरम। तो ये संधि विच्छेद हो गए। आगे देखिएगा, आगे है 10वें का ख। 10वें के ख में क्या है, शब्द की विभक्ति और वचन लिखना, यानी सरत्युषु और हरनाम। तो इनकी देखिएगा विभक्ति और वचन देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस तरह से लिख दोगे। 10वें के ख में क्या लिखना, विभक्ति और वचन। यहाँ पे लिखे
सरितिष्यु लिख के विभक्ति लिख दो इसकी सप्तमी और वचन लिख दो बहुवचन। हरिणाम ये आ जाए तो सप्तमी, इसकी षष्ठी और इसका वचन है बहुवचन देखिएगा। याद रखना तैसु आ जाए तो वो सप्तमी बनेगी और बहुवचन, और किसी के भी पीछे ये णाम आ जाए इस तरह से, ठीक है, तो उसमें सप्तमी षष्ठी यानी छठी आपकी विभक्ति रहेगी और बहुवचन रहेगा। तो ये चीज़ हो गई। आगे देखिएगा, शब्दों का युग्मों का अर्थ लिखना है, यानी कि देखिएगा आगे मैं बता दूं। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न क्या है, शब्द युग्मों का सही चुनकर अर्थ लिखना है, यानी असित और अशित। इसका मतलब क्या है, देखिए अशित माने होता है काला या नीला, और अशित माने खाया हुआ या झूठा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। लिखना कैसे है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, ये देखिएगा इस तरह से। 11वीं संख्या आ गई, 11वां उत्तर 11। तो 11 का क्या है, शब्दों का सही अर्थ क्या, असित इसका मतलब डी सही है इसका, काला और खाया हुआ। परिताप और प्रताप इसका मतलब दुख और पराक्रम, ठीक है। अगला देखिएगा, ये हो गए 11 का के दोनों हो गए, ठीक है। आगे ख प्रश्न आगे 11 का ख। इसमें लक्ष्य का मतलब क्या होता है, निशाना और उद्देश्य। घृणा का मतलब होता है घिन्न और किरण, ठीक। आगे देखिएगा, थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला क्षणभंगुर, ठीक। और आपका जो अपने आचरण से पवित्र हो उसको बोलते हैं शुचिकर्मा या शुचिकर्म। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिएगा ये 11वां हो गया। इसी तरीके से आपका ये देखिए कहाँ पे लिखा है, अरे ये तो हमने आगे लगाया ही नहीं इसका, चलो कोई नहीं। तो इसमें ऐसे ही ये 11 डाला है, ठीक है। आगे डालोगे आप उत्तर 11 का ख, इस तरह से डाल दीजिए, ऐसे ब्रैकेट डालिए। और 11 के ख में आप करोगे नीचे क्या है, पहला कर रहे हो, इसका पहला सही है तो पहले का कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है, डी उत्तर लिख दीजिएगा। इस तरह से करना है, ठीक है। जैसे कि ये देखिएगा 11 का क, अब 11 का ख है, 11 का ख लिख दोगे, 11 का ख लिख दोगे, उत्तर 11 का ख, और इसको बीचों बीच में लिखना, ये बना दिया ब्रैकेट में। अब पहले का 2 है ना, इसमें पहले का कौन सा सही है, ए सही है, तो इसमें लिख दोगे निशाना और जो भी है। और दूसरे का कौन सा सही है, दूसरे का सही है आपका घिन और किरण, इस तरह से सही है, ठीक है। ये तो इसी तरीके से आप करते चले जाओगे। फिर ऐसे ही उत्तर संख्या 11 का ग, इस तरह से बीच में डालोगे और फिर नीचे पहला कर देना और दूसरा कर देना, इस तरह से आप कर दीजिएगा इनको, ठीक है। तो ये मैंने लिखा था, ये पूरा पेपर किया था, ये थोड़ा इसमें लग नहीं पाया है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी इसी तरीके से करते चले जाओगे आप सभी प्रश्नों को। और ये पत्र मैंने लिखाई दिए हैं आपको, ठीक। इसमें क्या है कि पत्रकारिता का अध्ययन पूरा कर लिया है। नवभारत टाइम हिंदी दैनिक समाचार पत्र में संवाददाता पद पर नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता का विवरण देते हुए आवेदन पत्र करना है, ठीक है। और ये अपने क्षेत्र में छोटे बच्चों का विद्यालय खोलने, और ये आपका निबंध शैली होगी, निबंध लिख दीजिएगा। तो ये पूरे पेपर का एक बार रिवीजन हो गया है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अब क्या करोगे, लाइक शेयर।